मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके प्यारी सी हिंदी की क्लास में। साथियों आइए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, नवविवाहिता स्त्री के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। नवविवाहिता स्त्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है युग्धा, ऑप्शन बी है मित्रों नववधु, ऑप्शन सी है प्रौढ़ा, ऑप्शन डी है नौढ़ा। तो नवविवाहिता स्त्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको किया जाता है नौढ़ा कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, केवल इसी लोक से संबंधित के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो इसी लोक से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूलोक, ऑप्शन बी है मर्त्यलोक, ऑप्शन सी है लौकिक, ऑप्शन डी है इहलौकिक। तो जो इसी लोक में रहता है उसे क्या कहते हैं, इहलौकिक कहते हैं, और जो दूसरे लोक में रहता है उसे पारलौकिक कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। और जो मर जाता है उसको मर्त्यलोक में चला जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निधड़क क्या है, निधड़क में कौन सा समास है। निधड़क में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव, ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो निधड़क में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। और कैसे होगा, अव्ययी भाव की पहचान क्या है, भर हर नी ये सब जब आ जाए, जो कोई अव्यय आ जाए तो ये वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। ये होगा। ठीक, अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष में जब कोई कारक चिन्ह आ जाए तो वहां तत्पुरुष समास होता है। और द्विगु समास कब होता है, जब कोई गिनती आ जाए, चौराहा पंचरस्ता ऐसे कुछ आ जाए तो वहां पे द्विगु समास होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, बराबर में कौन सा समास है। बराबर जो शब्द है तो उसमें कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो बराबर जैसे भर हर नी बताया ना आपको, तो बराबर भी कैसा हो जाएगा, ये भी कुछ अव्यय लग रहा ना, तो ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये या होगा, दोनों में वाह हो गया था। ठीक, तो बराबर में कौन सा समास हो जाएगा साथियों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अंगार उगलना। कुछ लोग अंगार उगलते रहते हैं ना, तो उन्हीं लोगों के लिए शब्द है अंगार उगलना। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकट करता है। अंगार उगलने से क्या आशय आता है। ऑप्शन ए है भयंकर गर्मी, ऑप्शन बी है आग लगना, ऑप्शन सी है कठोर वचन कहना, ऑप्शन डी है गाली देना। तो अंगार उगलना क्या होता है, कठोर वचन बोलना। जैसे कुछ लोग हर बातों पे अंगार उगलते हैं, उनसे पूछिए कि कहाँ जा रहे हो भैया, कहने जा रहे हैं ऊपर, उल्टा ही बोलते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं अंगार उगलना। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, वाक्य में कौन सा कारक होगा। मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा साथियों। ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी है करण कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, मैंने किसको मिठाई खिलाई, बच्चों को। तो ये को जो है ये किस कारक को बताएगा, ये संप्रदान कारक को बताएगा साथियों। ठीक, अधिकरण में क्या होता है, में पर आता है, और करण कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, तो ये मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई क्या हो जाएगा, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। आप लोग गोला भरते हैं ना, परीक्षा में जाते हैं, तो ये निशान लगाना है। तो ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है कर्ता कारक, ऑप्शन डी है करण कारक। तो अपने उत्तर पर पेंसिल से किस चीज से कार्य किया जा रहा है, पेंसिल से, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा मित्रों, इसमें करण कारक हो जाएगा। ठीक, अपादान मत कोई लगाइएगा, क्योंकि ये पेंसिल पेपर उसी में है, अलग नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करिए। इसमें बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है।
ऑप्शन ए है हंस, ऑप्शन बी है उल्लू, ऑप्शन सी है गिद्ध, ऑप्शन डी है चील। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए हमने आपको क्या बताया है, अच्छा और अच्छी लगाकर या अच्छे लगाकर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जो है पहचान कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो हंस कैसा होगा, अच्छा होगा कि अच्छी होगी, हंस अच्छा, उल्लू उल्लू भी अच्छा, हाँ, गिद्ध गिद्ध अगर अच्छी कह देंगे तो नहीं अच्छा लगेगा ना, तो अटपटा सा लगेगा, मतलब वो पुल्लिंग है। तो ये तीनों पुल्लिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग बताना है। तो चील कैसा हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग बताइए, इसमें पुल्लिंग बताना है। तो ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है शिष्या, ऑप्शन सी है पाठशाला, ऑप्शन डी है शिक्षक। तो शिक्षा ली जाती है ना, कि शिक्षा ली जाए या दी जाए, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और शिष्या शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या होता है, तो ये अपने आप में जो है खुद ही स्त्रीलिंग है। और ऑप्शन सी है पाठशाला, तो पाठशाला भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या बचा, शिक्षक, पाठशाला स्त्रीलिंग हो जाएगा और इसमें बताना है पुल्लिंग, तो शिक्षक क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक ग्रंथ के रचयिता कौन थे, हनुमान बाहुक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए है मित्रों कबीरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है साथियों भूषण कवि भूषण, ऑप्शन डी है पद्माकर। ठीक, तो हनुमान बाहक के ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे, ये तुलसीदास हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, नील देवी ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नील देवी ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे। ऑप्शन ए है मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो नील देवी ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेमचंद जी का तो आप उपन्यास जानते हैं, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि करबला, हाँ ये सब है। और ये मोहन राकेश का है सूरज का सातवां घोड़ा है, हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मित्रों, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पंक्तियां जो लिखी हैं अभी हाल ही में बहुत विवादित रही हैं। इनको आप अगर डिबेट सुनते होंगे तो टीवीओ पे या फोन पे किसी पे भी, तो ये बहुत विवादित रही पंक्तियां कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो इन सबको क्या बताए हैं, सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब इन्हें प्रताड़ित करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। तो इसीलिए जो विवादित रहा है। तो लोग इसमें लिखा कुछ और गया है, लेकिन जो है इसका भाव कुछ और निकाल करके इसलिए विवादित रहा है। तो आइए हमसे विवाद से नहीं कुछ लेना देना है, हमें इन पंक्तियों का किसकी रचना है बस इसको बताना है। तो ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है कबीरदास, ऑप्शन डी है सत्यनारायण कविरत्न। तो ये पंक्तियां किनकी है मित्रों, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। क्या है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, तपन में शीतल घन तिमिर में चपला, घन तिमिर में चपलता की रेख, और तपन में शीतल मंद बयार। तो इस पंक्तियों में क्या बताना है, रस बताना है हमको। तो ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है करुण, ऑप्शन सी है वियोग श्रृंगार। ये श्रृंगार हम अलग से आपको बता दें, ये ऐसे रहेगा, ठीक, ऐसे करके, ये इसमें भी गलत लिखा है, इसमें भी, ठीक। तो ऑप्शन सी है वियोग श्रृंगार, ऑप्शन डी है संयोग श्रृंगार। तो इस पंक्तियों को पढ़ के कैसा लग रहा है कि कोई अपने जैसे प्रेमी के लिए कोई भाव आ रहा है, वो अपने प्रेमी के लिए कुछ कह रही है कि जैसे मतलब संयोग की भावना आ रही ना। अब जैसे पहचान तो रही होगी, तो उनके लिए बोल रही कौन हो तुम बसंत के दूत, तो मतलब यहाँ पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक। जब बिछड़ने की बात हो तो वियोग श्रृंगार होता है, और करुण जैसी कोई भावना है नहीं, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए।
एक और अजगरी ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए है अद्भुत, ऑप्शन बी है रौद्र, ऑप्शन सी है भयानक, ऑप्शन डी है बीभत्स। तो इस पंक्तियों को आप पढ़ेंगे जब, एक और अजगर इलक है, एक और अजगर देख रहा है, एक और मृगराय, मृगराय जानते हैं किसको कहते हैं? शेर को कहते हैं, जो मृग को खाता है, सिंह, उसको कहते हैं मृगराय। तो और क्या है? बिकल बटोही बीच में, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, वो बीच में है, एक तरफ अजगर उसको देख रहा है और एक तरफ उसको शेर देख रहा है, तो वो बीच में मूर्छा खा के गिर पड़ा है। ठीक, इस पंक्तियों का अर्थ ये होगा। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? वो डर गया है ना, डर के मूर्छा खा लिया है, तो इसलिए यहां पर भयानक रस हो जाएगा। ठीक, और बीभत्स में जब कोई छी थू की बात आती है तो वो बीभत्स होता है, जब किसी चीज को आप देख के आपका मन एकदम वैसा हो जाता है कि खराब सा, तो वहां पर बीभत्स रस होता है। तो इस पंक्तियों में क्या होगा? भयानक रस होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में वृद्ध संधि कौन सी है? इसमें वृद्ध संधि बताना है। ऑप्शन ए है पृथ्वीश, ऑप्शन बी है विद्यार्थी, ऑप्शन सी है महींद्र, ऑप्शन डी है महाौषध। तो इसमें वृद्धि संधि बताना है। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या है? जब आ या आ मिलके ओ या औ से जुड़ते हैं तो ये बनता है क्या? औ बनता है। ठीक, ये इसकी पहचान होती है जब ये इससे जुड़ेंगे, ये इसकी पहचान होती है। तो ऐसा किसमें है? ये है महाौषध। ठीक, और पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी, चलिए हम लिख देते हैं, पृथ्वी प्लस ईश, ईश। ठीक, और विद्यार्थी में क्या है? विद्या। ये संधि अलग करने के लिए भी आता है, तो इसलिए लिख दे रहे हैं, आपको ये भी पता रहे। विद्या प्लस अर्थी, तो इसमें आ और आ मिल रहे हैं तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, ये दीर्घ हो जाएगा। और ये इसमें क्या है? महा प्लस इंद्र। राइटिंग थोड़ी हमारी बहुत अच्छी है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। तो कभी कभी ये अलग करने के लिए भी दे देता है, तो अलग करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? ऑप्शन ए है ईशान, ऑप्शन बी है नैऋत्य, ऑप्शन सी है वायव्य, ऑप्शन डी है आग्नेय। तो पश्चिम और उत्तर, ये और हो जाएगा। ठीक, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं मित्रों? वायव्य कहते हैं। ठीक, और ईशान किसे कहते हैं? उत्तर और पूरब के मध्य, ये होगा उत्तर व पूरब। उत्तर व पूरब के मध्य जब कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। और आग्नेय किसे कहते हैं? ये आग्नेय कहते हैं पूर्व व दक्षिण। पूर्व व दक्षिण के मध्य जब जो कोण बनता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। और नैऋत्य किसे कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं जब दक्षिण व पश्चिम, ठीक, दक्षिण व पश्चिम के बीच जो कोण बनता है उसको नैऋत्य कहते हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिए हैं, तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, भूलता बहुत है और परीक्षाओं में पूछा भी बहुत जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत एक जो शब्द है इसके लिए सही वाक्यांश क्या है? ऑप्शन ए है मित्रों, जिससे उपकार हुआ हो, ऑप्शन बी है जिसने उपकार किया हो, ऑप्शन सी है जो उपकार ना मानता हो, ऑप्शन डी है जिस पर उपकार किया गया हो। तो उपकृत मतलब क्या होगा? उपकृत मतलब होगा जिस पर उपकार किया गया हो, और जो उपकार ना मानता है उसको क्या कहते हैं? उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, और जिसने उपकार किया हो उसको क्या बोलते हैं? उसको कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, चांद पर थूकना क्या है? चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय क्या होगा? ऑप्शन ए है असंभव कार्य करना, ऑप्शन बी है मित्रों निरर्थक काम करना, ऑप्शन सी है सौंदर्य का अनादर करना, ऑप्शन डी है मित्रों सम्माननीय का अनादर करना। तो चांद पर थूकना कोई असंभव कार्य है? नहीं है भाई, चांद पे आदमी गया तो थूक भी सकता है। और निरर्थक काम करना, इससे कोई मतलब नहीं। सौंदर्य का अनादर करना,
तो केवल चांद ही थोड़ी नहीं सौंदर्य है। तो चांद पर थूकने का सही अर्थ होगा साथियों सम्माननीय का अनादर करना। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो अध्यापिका है तो प्रश्न पूछी होगा कि पूछा होगा, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑप्शन सी है बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। ऑप्शन डी है अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। तो इसमें अशुद्ध पूछा ना, तो इसमें अशुद्ध यही होगा, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अध्यापिका तो प्रश्न पूछी हो जाएगा ना, तो यहां पूछा गया पूछी हो जाएगा, यही उसमें अशुद्ध था। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी हम आपको पढ़ाए ना टॉपिक वाइज में, तो इसमें बताना है कौन सा अनेकार्थी एक नहीं है। ऑप्शन ए है पत्र। पत्र बिल्कुल अनेकार्थी, पत्र का पत्ता भी होता है, पत्र का एक पत्र जो आप लोग पत्र जानते हैं अच्छे से, एक पत्र भेजा जाता है। और एक मुद्रा, मुद्रा का एक बैठे हुए आसन मुद्रा होती है, किसी भी मुद्रा में आप बैठे होते तो एक मुद्रा वो होती है, और एक ये वाली मुद्रा होती है। और दंड, ये बिंदी है इस पे, दंड एक डंडा वाला होता है, एक सजा जो दी जाती है उसे दंड कहा जाता है। तो ये भी एक अनेकार्थी हो गया। और ऑप्शन डी जो है पुस्तक, पुस्तक का मतलब पुस्तक ही होता है, तो ये अनेकार्थी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है? फल जो शब्द है इसका अनेकार्थी कौन सा नहीं है इसमें? तो फल का मतलब परिणाम होता है, बिल्कुल होता है। और प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। रस युक्त भी होता है फल का मतलब, हल्का नहीं होता है। ये आसान है, इसको आप लोग तो एक बार देख के ही बता देंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए है साथियों उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है मानवीकरण, ऑप्शन डी है अपनहुति। तो उपमेय में उपमान का आरोप होने का मतलब किसी चीज को मना कर रहा है, इसमें निषेधात्मक कुछ भाव आता है। ठीक, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें अपनहुति अलंकार हो जाएगा। और मानवीकरण क्या होता है? जब किसी निर्जीव वस्तु या अचर वस्तु को जो हम चर की संज्ञा दे देते हैं, जीवित वस्तु की संज्ञा दे देते हैं, तो वहां पर मानवीय अलंकार हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, रसराज किसे कहा जाता है? रसराज, इसमें भी देखो श्रृंगार गलत लिख उठा है, आज पूरे में श्रृंगार गलत हो गया। रसराज किसे कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है मित्रों वीर रस, ऑप्शन डी है हास्य रस। तो रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, इसे रसों का राजा कहा जाता है मित्रों। ठीक, और श्रृंगार में दो होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, अगला प्रश्न मित्रों, अलभ्य का विलोम शब्द है। अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है सुगम, ऑप्शन बी है सहज, ऑप्शन सी है सरल, ऑप्शन डी है लभ्य। तो अलभ्य मतलब जब लाभ ना मिले तो उसे अलभ्य कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा लभ्य। जब लाभ मिले तो उसको लभ्य कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, शशांक का पर्यायवाची शब्द है। शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है शिशु, ऑप्शन सी है खरगोश, ऑप्शन डी है मृग। तो शशांक का पर्यायवाची क्या होता है? ये चंद्रमा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है भिज्ञ, ऑप्शन बी है अभिज्ञ, ऑप्शन सी है अज्ञ, ऑप्शन डी है अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ मतलब जब कहते नहीं आप उस चीज से हम अनभिज्ञ हैं, मतलब हमको जानकारी ना होना, वो अनभिज्ञ कहा जाता है। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ, मतलब हमको जानकारी हो गई है। ठीक, और जो भिज्ञ और अज्ञ लिखा गया है ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक, तो इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को, तो ठीक से और इसको देख के मिला के और अपने पेपर या पेन जो भी लिए हैं नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
अगला प्रश्न है मित्रों, खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम तद्भव आपको हम टॉपिक वाइज भी पढ़ाए हैं। तो तत्सम क्या होता है? तत्सम जो संस्कृत शब्दों से सीधे आ जाता है, और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से थोड़ा सा भटका हुआ होता है। एक कह लीजिए कि जैसे देसी भाषा में कोई चीज बोल दिया जाए। ठीक, तो ऑप्शन ए है खटवा, ये आधा टा हो जाएगा, खटवा। ऑप्शन बी है खाटवा, ऑप्शन सी है खाटो, ऑप्शन डी है खटिया। तो खाट का तत्सम क्या हो जाएगा? खटवा हो जाएगा, इसको खटवा पढ़ा जाएगा। ठीक, इसका तत्सम रूप यही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है तांबुल, ऑप्शन बी है पर्ण, ऑप्शन सी है पढ़ही, ऑप्शन डी है उपाना। तो पनही शब्द का तत्सम क्या होगा? उपाना होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निंदा का विलोम शब्द है। निंदा, जब आप किसी की निंदा कर देते हैं, बहुत घटिया आदमी है, तो निंदा हो गई भैया। तो ऑप्शन ए है स्तुति, ऑप्शन बी है संस्तुति, ऑप्शन सी है संवेदना, ऑप्शन डी है स्तवन। तो निंदा का क्या होगा? निंदा जब आप किसी की आलोचना करते हैं, और जब आप किसी को याद करते हैं, किसी के नाम का जप करते हैं, तो स्तुति करते हैं। स्तुति मतलब याद करना या बड़ाई करना, जो भी मतलब अच्छे भाव में आता है। और निंदा मतलब आपने उसकी बेइज्जती कर दी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, कुटज के लेखक कौन हैं? कुटज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कुटज के लेखक कौन है मित्रों? कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों, क्लास हमारी यहीं तक थी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक, अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।